हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। पिछली क्लास में हम लोगों ने पोल्यूशन के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग शुरू करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, हजार्डियस वेस्ट और इससे रिलेटेड कन्वेंशंस जो हैं जैसे बेसल कन्वेंशन, रोटरडम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है कंस्ट्रक्शन वेस्ट, कैसे इसको डिस्पोज करना है, मैनेजमेंट करना है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट के टॉपिक के अंतर्गत। तो लगभग 2 या 3 क्लासेज इसमें लगेंगी पूरा वेस्ट मैनेजमेंट कंप्लीट करने में। तो सबसे पहले वेस्ट मैनेजमेंट के रूल 2016 में इशू किए गए, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। किसके अंतर्गत? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट 1986 के अंतर्गत इशू किए गए। हमने पहले भी बात की थी कि एक अम्ब्रेला एक्ट है जिसके बनने के बाद जितने भी रूल होते हैं वो सब रूल इशू किए जाते हैं, कोई एक्ट नहीं बनता। हालांकि इससे पहले वाटर एक्ट बना हमारा 74 में, और एयर पोल्यूशन एक्ट बना, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट बना 1981 में। उसके बाद से ये एक्ट बनने के बाद जो है रूल इशू किए जाते हैं इसी के अंतर्गत, अब कोई नए एक्ट नहीं बनाए जाते हैं। क्या होता है सॉलिड वेस्ट? ऐसा वेस्ट जो जनरेट किया जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया में हो, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एरिया में, ऐसा वेस्ट जो जनरेट होता है वो सब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। कौन कौन सा? जैसे घरों के द्वारा निकलने वाला कूड़ा कचरा, कोई भी फूड वेस्ट हो सकता है, या अदर वेस्ट हो सकते हैं जैसे प्लास्टिक वेस्ट है, वो सब कुछ आता है इसी सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत। इवेंट ऑर्गेनाइजर जैसे शादी पार्टी में आपने देखा होगा कि बहुत सारा कूड़ा कचरा फूड वेस्ट निकलता है, वो सब सॉलिड वेस्ट में आता है। स्ट्रीट वेंडर सड़कों के किनारे ठेले लगाते हैं, उनसे निकलने वाला वेस्ट है जैसे कि पेपर कप हो गए, प्लास्टिक कप हो गए, या फिर कुछ फूड वेस्ट बचता है। रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन, इनसे निकलने वाला कचरा, गेटेड कम्युनिटीज़ हैं हमारे यहाँ पे, उनसे जो भी वेस्ट होता है, होटल रेस्टोरेंट, ये सब कुछ आता है सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में। तो हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप का होता है सॉलिड वेस्ट। लगभग 3 टाइप का होता है। पहला होता है एक बायोडिग्रेडेबल, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल, और तीसरा होता है डोमेस्टिक हजार्डियस वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो डिकम्पोज हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसको आप छोड़ दें तो वो डिकम्पोज हो जाए, ख़त्म हो जाए, जैसे कि बैक्टीरिया के द्वारा, एंजाइम्स या फंगी के द्वारा इस ख़त्म कर दिया जाता है। तो ऐसे वेस्ट को हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। जैसे कि कोई भी आप फूड आइटम रख दो, या फिर कुछ फूड वेस्ट रख दो, या फिर पेपर वगैरह रख दो, कपड़े रख दो, तो वो सब डिकम्पोज हो जाएंगे। तो ऐसे वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। जैसे ह्यूमन एनिमल वेस्ट हो गया, प्लांट के प्रोडक्ट हो गए, वुड, पेपर, फूड, लीव्स, ग्रास, या फिर रिमेन्स फ्रॉम डेथ एंड लिविंग क्रीचर, तो ये सब कुछ डिकम्पोज हो जाएगा, इसीलिए इसको बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में रखते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसा कूड़ा कचरा जो डिकम्पोज ना हो पाए ऑर्गेनिक मैटर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो वो सब कुछ आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही कैटेगरी में। जैसा कि यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कौन कौन से ग्लास है, इसको आप इन्वायरमेंट में छोड़ दें तो ये बहुत समय तक पड़ा रहेगा, डिग्रेड ही नहीं होगा। मेटल्स है, प्लास्टिक है, कितने समय तक पड़ी रहती हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, मेडिकल वेस्ट हैं, तो ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आते हैं। तीसरा है डोमेस्टिक या हजार्डियस वेस्ट। ये ऐसा वेस्ट होता है जो कैन कैच फायर, रिएक्ट या एक्सप्लोड अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज। तो ऐसे जैसे कि पेंट है, वीओसी रिलीज करता है, हार्मफुल होता है। क्लीनर्स हैं, ऑयल्स हैं, बैटरीज हैं या पेस्टिसाइड हैं, लंबे समय तक इन्वायरमेंट में बने रहते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सब डोमेस्टिकली निकलते हैं, इस्तेमाल किया जाता है, कीड़े मकोड़े को मारने के लिए पेस्ट कंट्रोल कराते हैं। तो वो सब कुछ, या फ़ोन, किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज होने वाली बैटरीज हैं, तो सब डोमेस्टिक हजार्डियस वेस्ट की कैटेगरी में आता है। तो कैसे किया जाता है वेस्ट मैनेजमेंट? सबसे पहले घरों से, होटल, रेस्टोरेंट या वेस्ट जनरेटर हैं वहाँ से म्यूनसिपाल्टी के द्वारा या फिर कोई और संस्था के द्वारा कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक साइट पे, जहाँ उससे रिकवर क्या हो सकता है उसको प्रोसेस किया जाता है, और फिर जो बचता है वेस्ट उसको हम लोग डिस्पोज कर देते हैं एक लैंडफिल साइट्स पे। इसके लिए लोकल बॉडीज
म्यूनसिपाल्टी वगैरह फीस या फिर कोई फ़ाइन लगा सकती हैं डिस्पोजल के लिए, जिसके द्वारा वो इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। तो जब कोई भी गाड़ी आती है, कचरे जो जनरेटर होते हैं, जैसे कि घरों में जनरेट होने वाला कूड़ा कचरा हो गया या फिर कुछ हो गया जहाँ से कलेक्शन करना है, वहीं पे अगर सेग्रीगेट कर दिया जाए कचरे को तो बेहतर रहेगा डिस्पोजल में। तो उसके लिए म्यूनसिपाल्टी वाले या वेस्ट कलेक्टर जो होते हैं वो लोग डस्टबिन प्रोवाइड करते हैं 2 कलर के, एक ग्रीन कलर का होता है और एक होता है ब्लू कलर का। आपने पब्लिक प्लेस पे भी देखा होगा एक साथ 2 डस्टबिन लगे रहते हैं, एक ग्रीन और एक ब्लू कलर का। तो ग्रीन वाले में वेट वेस्ट डालना होता है जो कि डिकम्पोज हो जाए, बायोडिग्रेड हो जाए। इसमें फूड वेस्ट हो सकते हैं या फिर जैसे फल फ्रूट्स वगैरह हैं, जो बची हुई सब्जियां हैं, वो सब कुछ इसमें डाला जाता है जो बायोडिग्रेड हो सके। दूसरा होता है ड्राई वेस्ट जो बेसिकली रिसाइकिल हो सके, जैसे पेपर्स हैं, प्लास्टिक हैं, कार्डबोर्ड हैं, केन हैं, कांच की बोतलें, ये सब रिसाइकिल हो सकते हैं। तो इनको ड्राई वेस्ट या ब्लू कलर के उसमें डाला जाता है डस्टबिन में। तीसरा हमने पीछे पढ़ा था कि एक होता है डोमेस्टिक हजार्डियस वेस्ट, उसके लिए कोई डस्टबिन तो नहीं, उसको अलग से हैंड ओवर करना पड़ता है। जब म्यूनसिपाल्टी की गाड़ी आती है कलेक्ट करने, तो उसमें देखा होगा आपने 3 तरह के ऐसे बॉक्स बने होते हैं। एक ग्रीन कलर का, इसमें जो ग्रीन डस्टबिन में हमने कूड़ा कचरा डाला था जो बायोडिग्रेड हो सकता है, या फिर दूसरा था ब्लू कलर का जिसमें हम लोग रिसाइकिल होने वाला कूड़ा कचरा भरे थे। तीसरा जो हमने पढ़ा डोमेस्टिक हजार्डियस वेस्ट। ऐसी गाड़ी देखना है अगर, तो उसमें देखना एक पीछे ब्लैक कलर का बॉक्स लगा होता है, इस पे लिखा होता है डोमेस्टिक हजार्डियस वेस्ट। जो हमने पीछे पढ़ा वो सब हैंडओवर करना होता है। जो वेस्ट कलेक्टर होता है उसको जो है हैंडओवर करना होता है। वो बाकी के कचरे जो हजार्डियस होता है वो इस बॉक्स में डालता है ताकि डिस्पोज होने में कोई समस्या ना आए। हमने कलेक्ट कर लिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया। आप देखते हैं रिकवरी में वेस्ट को से रिकवर क्या क्या कर सकते हैं। कुछ चीज़ें रिसाइकिल होने वाली होंगी, कुछ को हीट ट्रीटमेंट करके उसको फ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है जिसके पावर बनाई जा सकती है। तो ये होता है रिकवरी के अंतर्गत। तीसरा है प्रोसेसिंग, जो बाकी बचता है उसको हम लोग एनारोबिक डाइजेस्टर के द्वारा बायोमेथनाइजेशन कर सकते हैं, इसे मीथेन बना सकते हैं जो फ्यूल की तरह इस्तेमाल हो सकती है। जो बायोडिग्रेड होने वाला है उसको हम लोग कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी जो है उसको इंसिनरेशन के द्वारा बर्नआउट करके उससे हम लोग कुछ कैलोरीफिक वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं जिससे पावर जनरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और टेक्नोलॉजी होती है प्लाज्मा पायरोलिसिस, इसके द्वारा भी गैसिफिकेशन किया जाता है। इसके हम लोग अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। इसके बाद भी जो वेस्ट बचता है जो किसी काम का नहीं, तो उसको हम लोग लैंडफिल साइट पे जा करके डाल देते हैं, लैंडफिल पे भर देते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे लैंडफिल साइट है, ये दिल्ली का पहाड़ है। दिल्ली में एक जगह है गाजीपुर, वहाँ का ये बड़ा सा पहाड़ है। ये सिर्फ कूड़े से बना हुआ है। ये पहले प्लेन समतल ज़मीन थी, तो इसकी वजह से अब कूड़ा डाल डाल के ये बना दिया गया है पूरा पहाड़। ये लैंडफिल साइट है, यहीं पे लगभग पूरी दिल्ली का कूड़ा तो नहीं, लेकिन दिल्ली में ऐसे 4 पहाड़ हैं, एक गाजीपुर, बलसवा, ओखला, नरेला। तो ये जो है compete कर रहे हैं कुतुब मीनार से। कुतुब मीनार की हाइट लगभग 73 मीटर है, इसकी 45, इसकी 40, इसकी 48, इसकी भी ये छोटा है 15 to 20 मीटर के करीब है। ये थोड़ा पुराना फिगर है, तो क्या आप इनकी हाइट में कोई परिवर्तन आया? हाँ, अब ये इंडिया गेट को पार कर चुके हैं। जैसे इंडिया गेट की हाइट 42 मीटर है, गाजीपुर की 56, भलसवा की 54, ओखला की 40। तो ये समस्या है दिल्ली में कूड़े वेस्ट डिस्पोजल की। बाकी पिछली फिगर में तो लैंडफिल अच्छी दिख रही थी, ये है एक क्लोज व्यू की फिगर। इसमें बहुत सी चीज़ें दिख रही हैं, देखते हैं हम लोग क्या क्या समझते हैं इस फिगर को देख करके। तो पहली बात तो यही है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या है वो साफ साफ दिख रही है इसमें कि यहाँ पे सोर्स पे सेग्रीगेशन किया ही नहीं गया। आप देख पा रहे होंगे इसमें ड्राई वेस्ट की कैटेगरी में जो भी आता है जो रिसाइकिल हो सकता है वो सब पड़ा है। इसमें आप वेट वेस्ट भी देख पा रहे होंगे, फूड वेस्ट पड़ा है बहुत सारा जो सड़ रहा है। तो इसमें सेग्रीगेशन किया ही नहीं गया, ना तो म्यूनसिपाल्टी के द्वारा ना ही सोर्स पे सेग्रीगेशन किया गया, सीधे कलेक्ट करके लैंडफिल साइट पे ला करके डाल दिया गया है। दूसरी इसमें समस्या दिख रही है, कुछ रैग पिकर्स बैठे हुए हैं जो बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के इस पे खड़े हैं, जिससे इनके कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं।
जो हमारे वेस्ट मैनेजमेंट के रूल हैं 2016 के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो इशू किए गए हैं, उसमें कहा गया है डोर टू डोर कलेक्शन की बात, कि घर से कचरा कलेक्ट किया जाएगा, वहीं पे घरों पे वालों को बताया जाएगा कि कैसे सेग्रीगेट करना है, कौन सा वेट वेस्ट में डालना है, कौन सा ड्राई वेस्ट में। इसके लिए 2 तरह के दिए गए हैं डस्टबिन। दूसरी बात कही गई है कि इस काम के लिए एम्प्लॉय किए जाएंगे जो रैग पिकर हैं, कूड़ा बीनने वाले लोग होते हैं, उनको एम्प्लॉय किया जाएगा। इनको प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट दिए जाएंगे और ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इससे 2 फायदे होंगे, एक तो इनको काम मिल जाएगा, साथ ही साथ इनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होगी और सेफ्टी इक्विपमेंट होंगे वेस्ट को हैंडल करने के। तो ये उसी वेस्ट मैनेजमेंट के रूल में कहा गया। तीसरी फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि इसी साइट के बगल में सारी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ भी हैं। तो क्या समस्याएं आती हैं इन रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में, वो भी हम लोग देखते हैं। इन फिगर्स में जो पहाड़ दिख रहे थे उनको कम करने के लिए दिल्ली सरकार की एक प्रयास कर रही है, जिसके तहत ये लगाए गए हैं सेग्रीगेटर। ये सब ख़त्म करते हैं, जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करते हैं, जो रिसाइकिल होने वाला होता है उसको अलग करते हैं, बाकी जो कंपोस्ट में बदल चुका है या फिर बाकी वेस्ट है वो अलग होता है, उसको हम लोग कंपोस्ट की तरह या फिर लैंडफिल या रोड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं कब तक पहाड़ दिल्ली के ख़त्म होते हैं। समस्याएं क्या आती हैं इसके अगल बगल, जैसे कि एयर पोल्यूशन, बहुत सारे वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज होते हैं, कई तरह की कंबस्चन होता है, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट तो होता ही है, साथ ही मीथेन प्रोड्यूस होती है जो ग्रीन हाउस गैस है, जिससे क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है। तीसरा, कभी कभी इनमें आग भी लग जाती है, तो स्मोक है या फिर बहुत सारे पीएम पार्टिकल एयर में रिलीज होते हैं जो एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। वाटर पोल्यूशन, बहुत सारी टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं वो लीच होके ज़मीन में चले जाते हैं जो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं या ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करके वाटर की सप्लाई की जा रही है, वो भी इफ़ेक्ट होती है, उनको टॉक्सिक वाटर मिलता है। साथ ही साथ जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा, अगल बगल कोई लेक है या फिर रिवर है, तो वहाँ पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सॉइल कंटामिनेशन, जब कोई टॉक्सिक एलिमेंट सॉइल में जाएगा तो सॉइल भी कंटामिनेट होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो सकती है, ज़मीन बंजर हो सकती है, उस एरिया की फर्टिलिटी रिड्यूस हो सकती है, क्वालिटी। नॉइस एंड ऑर्डर, वहाँ पे बहुत सारी मशीनरी काम करती हैं जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन होता है। आपने लैंडफिल के अगल बगल कभी खड़े होकर देखा ही होगा, तो कितनी अच्छी खुशबू आती है, तो बदबू तो होती ही है लैंडफिल के अगल बगल। वाइल्ड लाइफ डिसरप्शन, वहाँ से कई तरह के वाइल्ड लाइफ के बिहेवियर को चेंज कर सकता है, माइग्रेशन पैटर्न चेंज कर सकता है। बहुत सारे एनिमल अट्रैक्ट होते हैं, कुछ गायें आ जाती हैं और कुत्ते आ जाते हैं, कुछ तरह के पक्षी आ जाते हैं, तो उनके बीच में भी कन्फ्लिक्ट होता है। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है वाइल्ड लाइफ पे। एस्थेटिक एंड विजुअल इम्पैक्ट की बात करें, आपने देखा ही होगा कैसे दिखते हैं कूड़े के पहाड़, तो विजुअल इम्पैक्ट कैसा होता है आप समझ ही सकते हैं। हेल्थ कंसर्न, कई तरह के रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन होता है, स्किन इरिटेशन या हेल्थ इशू अराइज हो सकते हैं, क्योंकि वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है। और लैंडफिल के अगल बगल रहने वालों की गंदगी की वजह से मक्खियों का आना बहुत बढ़ जाता है। ऐसी समस्याएं देखी गई दिल्ली के उन इलाकों में जहाँ पे लैंडफिल है। लैंड यूज इशू, क्योंकि लैंड बहुत बड़े स्तर पे ज़मीन का भी इस्तेमाल हो रहा है ऐसी लैंडफिल में, जो कभी कमर्शियल रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। तो ये समस्याएं आती हैं लैंड मैनेजमेंट के, प्रॉपर मैनेजमेंट की कमी है लैंडफिल में, जो कि हमने पिछली फिगर्स के द्वारा भी देखा। अगला आता है 3R ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। मैक्सिमम चीज़ों का आप रिसाइकिल करें, जैसे कि पेपर हो गया या फिर प्लास्टिक हो गया, तो इनको रिसाइकिल के लिए इस्तेमाल करें। रीयूज, चीज़ों का पुनः इस्तेमाल करना सीखें, जैसे कि प्लास्टिक है या फिर बाकी चीज़ें हैं, उनको जो है हम लोग अदर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि कोई प्लास्टिक केन है, मेटल केन है, उनको लोग गमले की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, सजावटी सामान बनाने की तरह इस्तेमाल कर ले, रीयूज कर रहे हैं लोग चीज़ों को। रीड्यूज, कम से कम इस्तेमाल करें जिससे कम वेस्ट जनरेट हो। लोग प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह पे ऐसा बैग का इस्तेमाल करें जो बार बार या तो बायोडिग्रेडेबल हो या फिर जो है
इसका बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे जूट का बैग है कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रिड्यूस कर सकते हैं। कम्प्लीटली ख़त्म तो नहीं, कम से कम रिड्यूस तो कर ही सकते हैं। तो ये भी एक वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका हो सकता है। वेस्ट प्रोसेसिंग, अब कैसे हमें वेस्ट की प्रोसेसिंग करनी है, इसको दो मेथड होते हैं। एक तो बायोलॉजिकल, जो कचरा ऐसा सॉलिड वेस्ट जो बायोडिग्रेडेबल है, उसको हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के द्वारा उसको प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरा है जो नहीं बायोडिग्रेडेबल है, उसको थर्मल ट्रीटमेंट के द्वारा हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जैसा कि हमने पीछे भी देखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके उसको डिकम्पोज किया जाता है, बायोडिग्रेड किया जाता है, जिससे CO2, मीथेन और कंपोस्ट जो वेस्ट बचता है बाई प्रोडक्ट, उसको कंपोस्ट बोलते हैं। एक खाद की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है एग्रीकल्चर में, टेरेस गार्डनिंग जो छत पे लोग बागवानी करते हैं, या गमलों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ये एनारोबिक और एरोबिक दो तरह का होता है। एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो ऐसे ट्रीटमेंट को एनारोबिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। एरोबिक कंपोस्टिंग, एरोबिक ट्रीटमेंट में दो मेथड हैं। एक तो एरोबिक कंपोस्टिंग, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग बायोडिग्रेड करें ऑर्गेनिक मैटर को उसी वार्म मॉइस्ट इन्वायरमेंट में, क्योंकि वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगस इनकी जो है बढ़ जाती है काम करने की क्षमता, तो जल्दी डिकम्पोज हो जाता है कोई भी बायोडिग्रेडेबल मैटर। तो ये हो गया हमारा एरोबिक कंपोस्टिंग। दूसरा है वर्मी कंपोस्टिंग। इसमें अर्थवार्म का इस्तेमाल करके जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कन्वर्ट किया जाता है फर्टिलाइजर्स में, जिसका इस्तेमाल कृषि में या फिर टेरेस गार्डनिंग में कर सकते हैं। तो ये एरोबिक ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा है एनारोबिक ट्रीटमेंट। एनारोबिक में भी ये भी बायोडिग्रेडेबल है, तो लेकिन इसको हम लोग ब्रेक डाउन करा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की नहीं है, तो इससे मीथेन बनता है, कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूल की तरह। तो यह है बायोमेथनाइजेशन, मतलब उसी वेस्ट से हम लोग मीथेन बना रहे हैं। अगला है थर्मल ट्रीटमेंट। जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है उनके साथ हम लोग थर्मल ट्रीटमेंट करते हैं, इंसिनरेशन या फिर प्लाज्मा पायरोलिसिस। क्या होता है इंसिनरेशन? इंसिनरेशन में बेसिकली हम लोग फर्नेस में वेस्ट को बर्न करते हैं, ठीक है, तो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ गैसेज में होती हैं, कुछ इमिशन के रूप में, बाकी हमको हीट एनर्जी मिलती है। जैसे कि ये वेस्ट आया, यहाँ पे हम लोगों ने कलेक्ट किया, फिर उसको क्रेन के द्वारा फर्नेस में पहुँचाते हैं, जहाँ बर्नआउट होता है। बर्नआउट होने से कुछ तो हीट एनर्जी निकलेगी ही, उसके द्वारा हम लोग बॉयलर को के पानी को गर्म करते हैं, उससे चलाते हैं टरबाइन, स्टीम जनरेट करके स्टीम टरबाइन चलाते हैं, उससे जुड़ा होता है जनरेटर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, उसको हम लोग ग्रिड से जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे वेस्ट जल रहा है तो कुछ टॉक्सिक गैसेज भी रिलीज होती हैं, उसको हम लोग यहाँ पे स्क्रबर लगा के, फिल्टर लगा करके हम लोग उसको क्लीन करते हैं, और फिर उसको एनवायरनमेंट में, क्लीन गैस जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ना हो उसकी फॉर्म में हम लोग एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। साथ ही साथ कुछ राख बचती है, कुछ वाटर जनरेट होता है, तो उसको हम लोग लैंडफिल में भर देते हैं, या फिर इसका इस्तेमाल हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन में भी कर सकते हैं। तो इसमें बर्नआउट करते हैं वेस्ट को इंसिनरेशन में। दूसरी टेक्नोलॉजी है प्लाज्मा पायरोलिसिस। प्लाज्मा पायरोलिसिस में क्या करते हैं हम लोग, गैस में सीधे कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि हम लोग इंसिनरेशन में देखा था, हम लोग जो वेस्ट है उसको हम लोग बर्नआउट कर सक रहे थे, लेकिन प्लाज्मा पायरोलिसिस में इतनी ज़्यादा हीट पे हम लोग इसको भेजते हैं किसी वेस्ट को, ताकि वो बर्न आउट नहीं, सीधे ब्रेक डाउन होता है, तो कुछ गैसेज बनती हैं, कुछ सॉलिड वेस्ट बचता है। तो ये है प्लाज्मा पायरोलिसिस और इंसिनरेशन में डिफरेंस। जैसा कि ये फिगर में भी देख पा रहे होंगे, बिटुमेन है, पेटकोक, कोल, बायोमास, कुछ भी हो जिसको हम लोग गैसिफिकेशन करना है, प्लाज्मा पायरोलिसिस करनी है, तो उसको हम लोग इसमें डालते हैं चैम्बर में। यहाँ पे हम लोग बहुत भयंकर टेम्परेचर पैदा करते हैं। कैसे? इधर इलेक्ट्रोड लगा, इधर दोनों को स्पार्किंग करते हैं। स्पार्किंग में लगभग 13,000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जनरेट होता है। तो जो भी वेस्ट आता है वो बर्नआउट होने के बजाय सीधे
ब्रेक डाउन होता है तो गैसेज रिलीज होती हैं या कुछ सॉलिड वेस्ट बचता है जिसको स्लैग बोलते हैं। तो इन गैसेज को हम लोग फिर क्लीन अप करते हैं और हाइड्रोजन, मीथेन, गैसोलीन, स्टीम पावर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सिन गैस जो है बेसिकली बनती है इसके ब्रेकडाउन से, तो उससे हम लोग हाइड्रोजन प्राप्त कर लेते हैं जो एक फ्यूल की तरह काम करता है। बाकी जो स्लैग बचता है उसको हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन में या फिर लैंडफिल साइट में भर देते हैं। तो ये है हमारा प्लाज्मा पायरोलिसिस। दूसरा एक पेलेटाइजेशन होता है, इसमें जैसे कोई बायोमास है या फिर कोई लकड़ी वगैरह है जो बर्नआउट हो सकती है, उसको हम लोग ड्राई करके उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके ट्रीट करके उसके छोटे छोटे पेलेट्स बना लेते हैं, छोटे छोटे। अब ये ड्राई हैं, छोटे साइज में छोटे हैं, तो ये बहुत अच्छे से बर्नआउट होते हैं। इनको इंसिनरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं पेलेटाइजेशन। बाकी जैसे कि हमने पीछे बाकी जो वेस्ट बचा था उसको हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन में जो मिट्टी वगैरह जहाँ फिल करनी होती है वहाँ पे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन में वेस्ट से रोड बन सकती है। तो ये कुछ हैं मेथड जिसके ज़रिए हम लोग वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक ख़त्म। यहाँ पे आप इस लेक्चर की पीपीटी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप का चैनल फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीपीटी मिलेगी, साथ ही साथ आप क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।